Hello everyone, welcome to EduTap. So in today's BRBL in 30 days series, we are going to discuss the topic tax laws part 1. इंडिया में आपकी इनकम पे जो टैक्स लगता है वो अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 लगता है। आपका चाहे कॉरपोरेशन है, पार्टनरशिप फर्म है, एचयूएफ है या आप इंडिविजुअल हो, आपको टैक्स देना पड़ता है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, आपकी अगर इनकम एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा की है। तो जो हमारी टैक्स की लाइबिलिटी होती है वो हमारे रेजिडेंशियल स्टेटस या जो हमारा इनकम का सोर्स है उसके बेसिस पे डिसाइड होता है। तो कौन से टाइप की इनकम पे टैक्स लगता है? आपकी सैलरीज पे, आपको कोई प्रॉफिट हुआ है, कोई गेन हुआ है, आपको कंपनी से कोई डिविडेंड मिला है। जब आप कंपनी में शेयर्स खरीदते हो तो कंपनी आपको अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा देती है, उसे डिविडेंड बोला जाता है। फिर कोई वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन अगर किसी को मिला है, अगर कोई ट्रस्ट है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, कोई यूनिवर्सिटी है, कोई हॉस्पिटल है, उन्हें जो वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस मिलती हैं, डोनेशंस मिलती हैं, वो भी टैक्सेबल है। उसके बाद आपको सैलरी तो मिलती है, उसके अलावा कई बार आपको परक्विजिट्स मिलते हैं, आपके इंश्योरेंस करवा दी जाती है, आपको अलाउंसेस दी जाती हैं, वो भी आपकी टैक्सेबल इनकम में ऐड होता है। कुछ स्पेशल अलाउंसेस होती हैं, आपको जॉब रिलेटेड आपका कोई खर्चा है, आपको रोज मान लीजिए कि बहुत लंबा ट्रैवल करना पड़ रहा है तो उसके लिए आपको स्पेशल अलाउंस मिल रही है, वो भी टैक्सेबल है। आपके कोई कैपिटल गेन्स है, आपने कोई चीज एसेट है 2 लाख की खरीद के 2.5 लाख पे बेच दी तो आपको गेन हुआ 50,000 का, उस पर टैक्स लगेगा। आपने कोई लॉटरी में कुछ जीता है, आपने कोई गेम्स में कुछ जीता है, इंप्लॉय का कोई कंट्रीब्यूशन है आपकी इनकम के अंदर, तो वो भी टैक्सेबल है। अब इंप्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन के क्या एग्जाम्पल हैं? जैसे आपका जो प्रोविडेंट फंड है उसमें आपका इंप्लॉय कंट्रीब्यूट करे, वो टैक्सेबल है। आपको कोई इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा मिला है, कोई सब्सिडी मिली है, कोई आपकी कंपनी को की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा मिला है। अब देखो कंपनी में ना कुछ लोग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि अगर इनकी डेथ हो जाए या ये नौकरी छोड़ दें तो बहुत बड़े बड़े नुकसान होते हैं कंपनीज को। तो कंपनीज ऐसे की पर्सनस की इंश्योरेंस करवा देती है जिसे की पर्सन इंश्योरेंस बोला जाता है। कंपनी ही प्रीमियम पे करती है, कंपनी का ही बेनिफिट होता है, बेनिफिट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से आपकी कंपनी को ही मिलेगा, की पर्सन को नहीं मिलता है। ठीक है, ताकि कंपनी को नुकसान होगा अगर एक पर्सन छोड़ के चला गया तो उसके लिए वो इंश्योरेंस करवाते हैं, उसका पैसा। कोई आपने शेयर्स बेचे हैं प्रॉफिट में, उसका पैसा। अगर आपको एज अ डायरेक्टर हो आप कंपनी में, और या आपका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है कंपनी के अंदर, या आप डायरेक्टर के रिलेटिव हो, आपको कंपनी की तरफ से कोई बेनिफिट मिलता है, परक्विजिट मिलता है, कंपनी से घर मिलेगा, कंपनी से कार मिलेगी, इन सब पे भी टैक्स लगता है। कोई आपको पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए कंपनी अलाउंस दे रही है, आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत बढ़ गया है, उसके लिए कंपनी आपको अलाउंस दे रही है, उन सब पे टैक्स लगता है, वो सब आपकी टैक्सेबल इनकम में ऐड होता है। जैसा कि आप लोग आईटीआर फाइल करती हो, आपकी बेसिक इनकम होती है, फिर आप डी ऐड कर देते हो, फिर आपको जो जो कंपनी से बेनिफिट्स मिले हैं, इंश्योरेंस मिली है, कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं कंपनी की, सबका पैसा ऐड होके आपकी टैक्सेबल इनकम को कैलकुलेट किया जाता है। अगर आपकी कंपनी इन्वेंट्री बेचती है, कोई सामान बेचती है, उसका पैसा। फिर जो एम्प्लॉयर है उसको आप कुछ कंट्रीब्यूट करते हो, जैसे प्रोविडेंट फंड का, सुपर एनुएशन फंड का, कोई और फंड का। अगर इंप्लॉय का कंट्रीब्यूशन इंप्लॉयर के पास जाता है तो वो इंप्लॉयर की इनकम में ऐड होगा और उस पर टैक्स लगेगा। तो सम रिसीव्ड बाय द असेसी, असेसी कौन है? इंप्लॉयर, यानी कि एम्प्लॉयर को टैक्स पे करना है। तो अगर उसको कोई सम रिसीव हुआ है अपने एम्प्लॉय से, किस चीज के लिए? कंट्रीब्यूशन टू वेलफेयर फंड्स, तो वो एम्प्लॉयर की इनकम में ऐड होता है और उस पे भी टैक्स लगता है। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स है जो आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले है असेसी। तो इनकम टैक्स असेसी कौन है? जो पर्सन टैक्स पे करता है, जिस पे प्रोविजन लगते हैं इनकम टैक्स एक्ट के। कोई भी टैक्स पे करना है, कोई पेनल्टी पे करनी है, तो जिस पर्सन को पे करनी है वो है असेसी। यहाँ पे दो टर्म्स इंपॉर्टेंट और आते हैं, प्रीवियस ईयर और एक असेसमेंट ईयर। तो देखो अभी साल चल रहा है फाइनेंशियल ईयर 2024-25, और पिछला साल था 2023-24। तो अभी जो मैं जून जुलाई में आईटीआर फाइल करूंगी, मैं 2023-24 के लिए करूंगी। 2023-24 की जो मेरी इनकम है उस पे टैक्स मैं इस साल पे करूंगी आईटीआर फाइल करके। तो ये 23-24 मेरा प्रीवियस ईयर होगा, और टैक्स कैलकुलेट पेमेंट कब हो रहा है? 24-25 में। ये होगा असेसमेंट ईयर।
तो पिछला साल प्रीवियस ईयर, जिस साल में टैक्स भरा जा रहा है वो है असेसमेंट ईयर है। तो इनकम अर्नड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर इज असेस्ड एंड टैक्स्ड इन द सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर में ही इनकम पे होती है, और आपका जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 साल का होता है, अप्रैल से लेके मार्च तक का। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपका जो बिजनेस सेटअप हुआ है वो साल के बीच में स्टार्ट हुआ है, आपका जो कोई नया सोर्स ऑफ इनकम है वो साल के बीच में स्टार्ट हुआ है, तो फिर जब से स्टार्ट हुआ है तब से लेके मार्च 31 तक आपका जो जितना भी टैक्स बनेगा, जितना भी इनकम होगा उस पर टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट इज रेजिडेंशियल स्टेटस। तो अंडर इनकम टैक्स एक्ट आप टैक्स पे करते हो अपने रेजिडेंशियल स्टेटस के बेसिस पे और अपना सोर्स ऑफ इनकम के बेसिस पे। तो रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होता है, या तो आप रेजिडेंट हो या फिर आप नॉन रेजिडेंट हो। रेजिडेंट में आगे दो कैटेगरीज हैं, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट यानी कि ROR, और रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट यानी कि RNOR। ये कैसे कैलकुलेट होता है ये अब हम देखते हैं। सबसे पहले आता है रेजिडेंट। अगर आपका रेजिडेंशियल स्टेटस रेजिडेंट है, सिटीजनशिप मैटर नहीं कर रहा है, रेजिडेंशियल स्टेटस मैटर करता है आपके इनकम टैक्स की कैलकुलेशंस में। तो रेजिडेंट वो पर्सन होगा जो इन दो कंडीशंस में से कोई एक भी कंडीशन फुलफिल कर दे। देखो, अगर एक पर्सन प्रीवियस ईयर में 182 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में रह जाए तो वो रेजिडेंट है। दूसरी कंडीशन क्या फुलफिल करनी है उसको, इन दोनों में से एक करनी है ना। दूसरी क्या फुलफिल कर सकता है कि प्रीवियस ईयर में वो पर्सन कितना टाइम इंडिया में रहा हो, 60 डेज तक, और 4 साल, जो पिछले 4 साल है उनमें इंडिया में वो 365 डेज या फिर मोर इंडिया में रहा हो। पिछले साल में 60 दिन रहा हो और पिछले 4 साल का मिला के वो 365 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में रहा हो। तो इन दोनों में से कोई एक कंडीशन पूरी कर दे, 182 डेज वाली या 365 डेज वाली, तो एक भी कंडीशन अगर फुलफिल कर रहा है तो उसका जो रेजिडेंशियल स्टेटस है वो रेजिडेंट माना जाएगा। जिसका रेजिडेंशियल स्टेटस रेजिडेंट होता है उसकी इनकम जो भी वो वर्ल्ड वाइड अर्न करता है वो इंडिया में टैक्सेबल होती है। अब इन कंडीशंस को लेके ना कुछ एक्सेप्शंस हैं। अगर कोई ऐसा पर्सन है जो इंडियन सिटीजन है, वो इंडिया छोड़ के गया है पिछले साल में, प्रीवियस ईयर में, क्यों, या तो वो किसी इंडियन शिप का क्रू मेंबर बन के गया है कि शिप पे गया है, या फिर वो एम्प्लॉयमेंट के लिए विदेश चला गया है, तो उसे इंडियन रेजिडेंट तभी माना जाएगा टैक्सेशन पर्पस से अगर वो प्रीवियस ईयर में 182 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में रहा हो। वो 365 वाली यहाँ पे कंडीशन मैटर नहीं करती है, अगर वो 182 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में रहा है तो ही उसे रेजिडेंट माना जाएगा। ठीक है। एक और यहाँ पे चीज इंपॉर्टेंट है, अगर कोई इंडियन सिटीजन है या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, जिसे हम PIO बोलते हैं, तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है या इंडियन सिटीजन है जो रहते तो इंडिया के बाहर हैं लेकिन जो रेलिवेंट प्रीवियस ईयर है उसमें वो इंडिया वापस आए हैं, और उनकी जो टोटल इनकम है, अगर उसमें से फॉरेन सोर्सेस को हटा के भी देखें, जो इंडियन सोर्सेस से उनकी इनकम होती है वो अगर 15 लाख रुपए से ज्यादा हो रही है प्रीवियस ईयर में, तो फिर यहाँ पे रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे डिसाइड होगा कि ये रेजिडेंट है, अगर वो उस प्रीवियस ईयर में इंडिया में 182 डेज या उससे ज्यादा इंडिया रहा हो, या फिर पिछले 4 साल के अंदर वो 365 दिन या उससे ज्यादा इंडिया में रहा हो, और जो प्रीवियस ईयर हो उसमें 120 दिन या उससे ज्यादा इंडिया में रहा हो। पिछली वाली में हमने क्या देखा था, 365 डेज एंड 60 डेज फॉर द सेकेंड कंडीशन। यहाँ पे क्या है, 365 डेज एंड 120 डेज। तो मान लो एक पर्सन है, जैसे मैं हूं, मैं विदेश में रहती हूँ, इंडियन सिटीजन हूँ लेकिन मैं ज्यादातर विदेश में रहती हूँ। अब मैं 2023-24 में इंडिया आई और मेरी इंडियन सोर्सेज से जो इनकम है, फॉरेन सोर्सेज से भी मेरी इनकम होती है, वो भी मेरी 15 लाख रुपए है। तो अगर मैं या तो पिछले साल प्रीवियस ईयर में 182 डेज या उससे ज्यादा इंडिया रही हूं तब मुझे इंडियन रेजिडेंट मान लिया जाएगा, या फिर पिछले 4 साल में मैं 365 दिन या उससे ज्यादा इंडिया रही हूं और पिछले प्रीवियस ईयर में 120 दिन या उससे ज्यादा इंडिया में रही हूं, तब भी मेरा जो स्टेटस है वो रेजिडेंट माना जाएगा और मुझे उस हिसाब से इंडिया में टैक्स पे करना पड़ेगा। अब हमने रेजिडेंशियल स्टेटस तो देख लिया, अब रेजिडेंशियल स्टेटस के आगे भी दो टाइप्स हैं, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, और दूसरा रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। तो ROR किसको हम बोलेंगे, ऑर्डिनरीली रेजिडेंट हम किसको बोलेंगे, अगर एक पर्सन रेजिडेंट तो है, वो दो कंडीशंस तो पूरी कर दी 182 डेज वाली, लेकिन उसके अलावा अगर वो ये दोनों कंडीशंस मीट करता है तो वो ROR बन जाता है, यानी कि प्रीवियस ईयर से पहले के जो 10 साल है
उनमें से एटलीस्ट 2 साल में वो रेजिडेंट माना गया था, और पिछले 7 साल में वो 730 दिन से ज्यादा अगर इंडिया में रहा है, तब वो ROR स्टेटस का हो जाता है कि रेजिडेंट में भी वो ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है। और ये जो स्टेटस होता है ना, RNOR वाला, ROR वाला, ये इंडिविजुअल्स और HOFs के लिए होता है। कंपनीज जो होती हैं या तो नॉन रेजिडेंट होते हैं या रेजिडेंट होती हैं, उनमें ये फर्दर बाइफिकेशन नहीं है। ठीक है, तो अगर कोई पर्सन ये दोनों कंडीशंस पूरी कर रहा है कि 10 में से 2 साल रेजिडेंट है और 7 साल में से 730 दिन अगर इंडिया में है, तो वो ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है। अगर कोई एक भी कंडीशन ना फुलफिल करे या दोनों ही कंडीशन ना फुलफिल करे, तो फिर वो नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट मान लिया जाएगा। जो ये दोनों में से एक भी कंडीशन ना फुलफिल करे या दोनों ही फुलफिल ना करे लेकिन वो रेजिडेंट है, तो वो रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट माना जाएगा। और ये इंडिविजुअल और HFs के लिए होता है। इसमें और भी किसको हम नॉन ऑर्डिनरीली रेजिडेंट बोलेंगे? मान लो एक पर्सन है, इंडियन सिटीजन है, एन इंडिविजुअल हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, जिसकी जो टोटल इनकम है फ्रॉम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस की इनकम के अलावा जो उसकी इनकम है वो 15 लाख से ज्यादा की है, यानी कि इंडिया की जो उसकी इनकम है वो 15 लाख से ज्यादा की प्रीवियस ईयर के अंदर, उसे डीम्ड रेजिडेंट माना जाएगा अगर वो किसी और कंट्री में टैक्सेबल नहीं है। उसकी सिर्फ और सिर्फ इंडिया की जो इनकम है वो 15 लाख से ज्यादा की है, ऐसा पर्सन है, इंडिविजुअल सिटीजन है। फॉरेन सोर्सेज को हटा दें तो उसकी इनकम जो है 15 लाख रुपए से ज्यादा की है, और बाकी किसी कंट्री में वो टैक्सेबल नहीं है उसकी कोई भी इनकम, तो उसे डीम्ड रेजिडेंट माना जाता है और वो नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट माना जाएगा ऐसा पर्सन। ठीक है, तो जो डीम्ड रेजिडेंट होता है वो रेजिडेंट है बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। तो हमें याद रखना है कि रेजिडेंट होता है उसमें दो टाइप्स हैं, ROR, RNOR। तो सिर्फ रेजिडेंशियल स्टेटस डिसाइड करना है तो उसके लिए क्या देखना है? 182 डेज और वो 365 डेज वाली कंडीशन, उससे तो डिसाइड होता है कि आप रेजिडेंट हो। अब उसमें फर्दर आप ROR हो, तो ये देखने के लिए अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल करता है तो ROR है। अगर इनमें से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है या सिर्फ एक ही फुलफिल कर रहा है, तो वो हो जाएगा नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। अब दो और कंडीशन है जहां पे पर्सन नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट होता है, जो डीम्ड रेजिडेंट होता है वो भी नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट होता है। डीम्ड रेजिडेंट कौन है? जिसकी फॉरेन सोर्सेज के अलावा इंडिया में ही प्रीवियस ईयर में 15 लाख से ज्यादा की इनकम है, किसी और कंट्री में वो लायबल टू पे टैक्स नहीं है, तो फिर उसे नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट माना जाएगा और उस हिसाब से उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो जो नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट होता है पर्सन, उसने जो इंडिया में इनकम अर्न करी है उसे उस पर टैक्स पे करना पड़ता है। इंडिया के बाहर से अगर उसकी कोई इनकम है, वो इंडिया में तभी टैक्सेबल होगी अगर जिस बिजनेस से इनकम आ रही है उसका कंट्रोल इंडिया में है, या जो प्रोफेशन से इनकम आ रही है वो प्रोफेशन इंडिया का है, तो ही इंडिया में टैक्सेबल होगा। तो इंडिया में जो अर्न कर ली है वो तो इंडिया में टैक्स पे करना पड़ेगा। जो इंडिया से बाहर से अगर उसकी इनकम कोई आ रही है उसको इंडिया पे तभी टैक्स लगेगा अगर वो जो बिजनेस जिससे इनकम आ रही है, जिस प्रोफेशन से इनकम आ रही है, उसका जो मेन कंट्रोल है वो अगर इंडिया में है, तो RNOR को इंडिया में उस पर भी टैक्स पे करना पड़ता है। लास्ट जो हमारे पास रेजिडेंशियल स्टेटस है वो है नॉन रेजिडेंट। तो अगर एक पर्सन इनमें से एक भी कंडीशन नहीं फुलफिल कर पा रहा तो वो नॉन रेजिडेंट है, यानी कि अगर वो प्रीवियस ईयर में 182 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में नहीं रहा है, यानी कि 182 डेज से कम इंडिया में रहा है, या फिर पिछले साल प्रीवियस ईयर में 60 दिन से कम इंडिया रहा है, और पिछले 4 साल में 365 दिन से कम दिन इंडिया में रहा है, तो उसे नॉन रेजिडेंट मान लिया जाता है। अगर अब हम कंपनीज की बात करें तो कंपनी के दो ही रेजिडेंशियल स्टेटस होते हैं, एक होता है रेजिडेंट, दूसरा होता है नॉन रेजिडेंट। जो तो इंडियन कंपनी है वो तो इंडियन रेजिडेंट कंपनी मानी जाएगी, इंडिया में कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, इंडिया के स्टैट्यूट्स को मानती है, या कंपनी ऐसी जिसका कंट्रोल और जो मेजर मैनेजमेंट है वो इंडिया में है, उसका मेन कंट्रोल और मैनेजमेंट इंडिया में है, वो भी रेजिडेंट कंपनी मानी जाएगी। अगर एक कंपनी इंडियन कंपनी नहीं है या उसका कंट्रोल या मैनेजमेंट इंडिया के बाहर है तो उसे नॉन रेजिडेंट माना जाएगा। कंपनी के यही दो स्टेटस होते हैं, उनमें RNR और RNOR। ये जो ऑर्डिनरीली रेजिडेंट वाला जो स्टेटस है वो कंपनीज के लिए नहीं होते हैं। जो HUF होते हैं उसका रेजिडेंशियल स्टेटस उसके कर्ता के रेजिडेंशियल स्टेटस के हिसाब से डिसाइड होता है। नेक्स्ट इज कोटिंग पैन। अगर आपको
बैंक अकाउंट ओपन करना है, आपको डिमांड ड्राफ्ट या टर्म डिपॉजिट परचेज करना है जिसकी वैल्यू 50,000 से ज़्यादा की है, तो आपको पैन कोड करना ही करना पड़ेगा। अगर बाय चांस आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो हमारे पास दो इंपॉर्टेंट फॉर्म्स आते हैं, फॉर्म नंबर 60, फॉर्म नंबर 61। तो जिनके पास पैन नहीं होता है तो उन्हें ये फॉर्म फिल करने पड़ते हैं। फॉर्म नंबर 60 क्या है? जब आपके पास पैन कार्ड नहीं है लेकिन आपकी इनकम जो है वो टैक्सेबल है, आपकी इनकम टैक्सेबल कैटेगरी में आती है, तो आप फॉर्म नंबर 60 भर सकते हो। दूसरा है फॉर्म नंबर 61। ये तब यूज किया जाता है आपके पास पैन कार्ड नहीं है और आपकी इनकम सिर्फ एग्रीकल्चरल इनकम है, एग्रीकल्चर के अलावा आपका कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, आपके पास पैन कार्ड नहीं है, तब फिर आप फॉर्म नंबर 61 फिल करते हैं। फिर अगर आपका कोई टर्म डिपॉजिट है, आपका टर्म डिपॉजिट का आपको पैसा वापस मिलना है, अगर उसका अमाउंट 20,000 से ज्यादा का है तो आपको पे ऑर्डर के थ्रू या आपके बैंक अकाउंट के थ्रू पैसा मिलेगा, आपको कैश में पेमेंट नहीं मिलेगा। अगर आपका बैंक में सेविंग्स अकाउंट है तो आप एक साल में 10 लाख से ज्यादा की कैश डिपॉजिट नहीं करवा सकते हो। अगर आपका करंट अकाउंट है तो आप एक साल में 50 लाख से ज्यादा का कैश डिपॉजिट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो अभी आपको इनिशियली थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा रेजिडेंशियल नॉन रेजिडेंशियल, लेकिन एक बार आप वो 182 डेज याद कर लो, 365 डेज याद कर लो, और ये याद कर लो कि रेजिडेंट होने के लिए तो सिर्फ दो कंडीशंस याद रखनी है, 182 वाली और 65 वाली। फिर उसके आगे फर्दर टाइप है ऑर्डिनरीली रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, और ये सिर्फ इंडिविजुअल असेसीज के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। Now let's discuss some MCQs regarding this. As per the Income Tax Act 1961, which of the following are included in the definition of income? क्या डेफिनेशन में फॉल करता है? प्रॉफिट्स एंड गेन्स, यस। डिविडेंड्स, कोई वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव हुई हैं, कोई आपको परक्विजिट्स या प्रॉफिट मिले हैं इन ल्यू ऑफ सैलरी, या आपको कोई स्पेशल अलाउंस या बेनिफिट मिला है। सो ये सारे के सारे इनकम की डेफिनेशन में फॉल करते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, ऑल ऑफ दी अबव। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स ऑफ कॉर्पोरेट असेसीज। तो उसको इंस्टॉलमेंट्स को लेके क्वेश्चन है। एडवांस टैक्स इज पेड इन 4 इंस्टॉलमेंट्स, 15%, 45%, 75% एंड 100% बाय मार्च। तो जून, सितंबर, दिसंबर, मार्च इस इंस्टॉलमेंट्स में पे करना होता है, करेक्ट। इफ द एडवांस टैक्स पेड इज लेस देन द टैक्स ड्यू एज पर द फाइनेंशियल रिटर्न ऑफ इनकम, द डिफरेंस मस्ट बी पेड एज सेल्फ असेसमेंट टैक्स। ठीक है, अगर आपका एडवांस टैक्स कम पे किया है और टैक्स ड्यू ज्यादा है, तो जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो तो बाकी का पेंडिंग अमाउंट भी पे कर देते हो। ठीक है, एडवांस टैक्स इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर्स टैक्स लायबिलिटी, तो ये गलत है। जैसे जैसे आप टैक्स जैसे जैसे आप इनकम अर्न करते हो वैसे वैसे आप टैक्स पे करते हो, तो पे एज यू अर्न, तो प्रीवियस ईयर का नहीं होता, जिस साल में अर्न करे उसी साल में आप एडवांस टैक्स पे करते हो। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत है। Any underpayment of advance tax is subject to interest under section 234C। तो अगर आप कम पे करते हो, अंडर पेमेंट करते हो, तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो ये सब सही है, गलत कौन सा है? थर्ड है। तो सी यानी कि 1, 2 एंड 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द आईटी एक्ट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग हेड्स इज इनकम क्लासिफाइड। तो 5 इनकम हेड्स होते हैं। सैलरी होता है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होता है, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन भी होता है, कैपिटल गेन्स भी होता है, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर नहीं होता, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होता है, फिफ्थ हेड। तो फिफ्थ वाला ऑप्शन नहीं है, 1, 2, 3, 4 यानी कि ए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।